सिंध मुंहिंजी अमा सूंह तुंहिंजी मथां छा लिखी छा लिखां छा लिखी छा लिखां सिंध मुंहिंजी अमा दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो सिंध मुंहिंजी अमा सूंह तुंहिंजी मथां छा लिखी छा लिखां सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं अख़लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिशवरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनक़लाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिक मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिक नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए। सामीन अस्सलाम वालेकुम। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन सां गॾु मां आहियां आजिज़ जमाली। कराची लिटरेचर फेस्टिवल जे टे ऐं आख़िरी ॾींहं ते काफ़ी सरगर्मियूं थियूं। ख़ासि तौर ते अगरि शाम जे सेशन में सिंधी ॿोलीअ जे नाले वारे सहाफ़ी, दानिशवर, लेखक अनवर पीरज़ादे जे एडिटोरियल, अंग्रेज़ी एडिटोरियल ते मुश्तमिल किताब दी एडिटोरियल्स जी महूरत बि थी। हिन जेका महूरती तक़रीब हुई हिनखे महताब अकबर राशिदी ऐं एजाज़ मंगीअ ख़िताब कयो ऐं अमर पीरज़ादो हिन जो मॉडिटर हुयो। अचो त असां ॿुधूं था अनवर पीरज़ादे जे अंग्रेज़ीअ में लिखियल किताब जी महूरत। लेकिन अनवर पीरज़ादो क्योंकि इंग्लिश जर्नलिज्म से उनका ताल्लुक था, वो डॉन ग्रुप से 25 साल तक वाबस्ता रहे और वो उस ज़माने में 80s से लेकर सिंध का केस अंग्रेज़ी ज़बान में लड़ते थे और उसको इंटरनेशनली उन्होंने रिप्रेजेंट किया। उनके इस रोल को आप कैसा देखते हैं? थैंक यू वेरी मच समर। और मैं अपने आप को बहुत एक जिम्मेवारी के एहसास से भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ कि मुझे एक ऐसे शख्स के इंट्रोडक्शन की जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है जो हमारे सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि हमारी जनरेशन के हीरो थे। ही वॉज हीरो एंड ही इज हीरो, क्योंकि हीरो वाज नहीं होता, हीरो हमेशा रहता है। दूसरी बात ये कि जैसा आपका सवाल है कि सिंध को कौमी मीडिया में हमेशा नज़रअंदाज किया गया, लेकिन मैं इस लफ्ज़ से शायद इत्फाक न करूं। नज़रअंदाज होना सिंध को जानबूझकर उनसे आंखें चुराई गई। इस इस्टेब्लिशमेंट में, इस स्टेट में, इस हुकूमत में वो इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो सिंध की मजलूम आंखों में आंखें मिला सके। इसलिए कौमी मीडिया में, जिसे हमारे शेख याज ने कहा था कि मुंहिंजा वॾड़ो कीअं छुपायां आऊं अवां के शरियाननि में, आऊं अवां जो नाम वठी गद्दार थियां थो, ॼण धरतीअ ते बार थियां थो। धरतीअ जी तारीख़ हवा में केॾी लंबी चीख हवा में भूसा टियल आहे, नाव किताबनि में काटियल आहे। त असांजी सॼी तारीख़, असांजा हीरोज़ हिन स्टेट जा विलियन, असांजा सूरमा हिननि तारीख़ जे कटड़नि में मुजरिम करे बीहारिया। ऐं उन सॼो तसलसल जेको हलियो पिए उहो
उर्दू में हुजे या अंग्रेजी में हुजे उहो सिलसिलो हिन वक़्त ताईं मतलब मौजूद हलंदो रहियो। तो उस हवाले से सिंध का केस इंग्लिश मीडिया में कभी नहीं पेश किया गया। और दूसरी अहम बात ये कि हमेशा जबानों की एक सियासत रही है, शुरू से रही है। हुक्मरान जबानें जो है वो लोगों को हुक्मरानी वाली कुर्सियों तक पहुंचाती है। इसलिए लतीफ ने कहा था फारसी घोड़े चाट सी, उसी दौर में मशहूर था, जैसे उसे क्यों फारसी घोड़ो तो ये बोला। वो बात जो फारसी के हवाले से थी उसके बाद इंग्लिश के हवाले से आई। हमेशा हमारे लोगों ने भी इंग्लिश सीखी, बहुत अच्छी इंग्लिश सीखी, लेकिन इंग्लिश को अपने लोगों के दर्द की तर्जुमान बनाने के बजाय उन्होंने बतौर सीढ़ी इस्तेमाल किया, लिफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया और वो अपने लोगों से निकल गए। लेकिन ये अनवर पीरजादों का ये एक इनकलाबी जो खूबी है वो ये है कि उन्होंने उस जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो वसीला था एक्सप्लॉयटेशन का, उसको अपनी कौम की मोहब्बत के लिए इस्तेमाल किया। उसके दुखों और दर्दों को दुनिया तक उन्होंने जिस बेखौफी से बहादुरी से पहुंचाया, ये उनका कमाल है। अच्छा मैडम, आपकी तरफ आते हैं कि अनवर पीरजादों के एडिटोरियल्स और आम एडिटोरियल्स में क्या फ़र्क है, क्या ख़ास बात आपको लगी अनवर पीरजादों के एडिटोरियल्स में? देखिए जी, एडिटोरियल्स जो लिखे जाते हैं, व्हेन यू सी द एडिटोरियल्स रिटन, दे आर एक्चुअली द रिपोर्टिंग. What we see, they are reporting one thing which is there, some happening, some important thing, and the editor wants to give his opinion on it. ज़्यादातर तो इसी तरह से ही हमने देखा एडिटोरियल्स यूं ही लिखे जाते हैं। अब तो पहले तो हमने ये देखा था, एक ट्रेंड था कि एक बड़ा लंबा सा एडिटोरियल होता था। अब हमने ये देखा है कि उसने अब 3-3, 4-4 सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक ही पेज एडिटोरियल में आ जाते हैं। यू जस्ट वांट टू गिव योर कमेंट एंड दैट इज व्हाट एडिटोरियल फिनिशेस। लेकिन what I see, what Anwar Pirzada did, that it was just not the editorial or something, some happening, some incident which he was reporting, but he was actually analyzing it from the historical perspective if there was needed, his own comment, and the best part was that he used to give the solutions if there was any issue. This was something very unusual. Maybe because he himself was a very positive man. He never believed in just कोई नारेबाजी की बात नहीं है। सिर्फ ये नहीं करना है कि आपने एक इशू को उछाल दिया और उसमें आपने 4 जज्बाती लफ्ज़ लिख दिए और आपने बस अपना काम कर लिया। नहीं, वो एक किसी भी मसले को उठा के उसको उसकी तशरीह, उसकी तौजीह करने के बाद हत्तल इम्कान वो उसकी सोल्यूशन हल पेश करते थे। मसलन मेरे हाथ में ये किताब है एंड आई वुड लाइक टू रीड अ पैराग्राफ एंड दिस इज अबाउट कारोकारी किलिंग्स, ए स्टिग्मा ऑफ द ऑन द फेस ऑफ सिंध। अब ये एक ऐसा इशू है जो हमारी जान ही नहीं छोड़ रहा है, किसी सूरत हम इसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। हम लाख दफ़ा कहते हैं कि भाई ये हमारी रस्म नहीं है, हमारी रस्म नहीं है, लेकिन ये सिंध की इंटरप्रिटेशन या सिंध का तारुफ अब ये होने लगा है कि मगरिब में सिंध के हवाले से कारोकारी, क्योंकि वो डोनर्स आते हैं, वो इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं औरतों की हिफाजत के लिए, इसके लिए तो कारोकारी एक बहुत बड़ा मसला है, अभी भी है। लेकिन ये उस ज़माने में लिख रहे हैं और इसमें क्या लिख रहे हैं? So besides doing something to do away with feudalism in Sindh, the urbanization of the rural Sindh, enforcement of the rule of law, the spread of modern education along with enlightenment and an amendment in the Pakistan Penal Code (PPC) decreeing Karokari killing in full murder could prove somewhat effective in washing away the stigma on the face of Sindh. Along with this, he is giving a solution. Do this. फिर उन्होंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बयान किया कि जब चार्ल्स नेपियर आए थे और इस तरह की वबा तो उस ज़माने में भी बहुत थी, तो उसने क्या किया था?
اس نے جیکب آباد اور اپر سندھ کے جو علاقے تھے یا پورے سندھ میں اس نے اعلان کروا دیا کہ اگر کسی گھر سے، کسی قبیلے سے، کسی گھر سے ایک لڑکی کو مارا جاتا ہے تو یاد رکھنا اس گھر کے پورے لوگوں کو میں فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کروں گا اور ماروں گا. اینڈ ہی ڈڈ دیٹ. ایک دو واقعات ہوئے, ہی ڈڈ دیٹ. نتیجہ کیا نکلا کہ لوگ سہم گئے کہ اچھا یہ تو صرف کہہ نہیں رہا ہے, یہ کر بھی رہا ہے. دیٹ واز دا رول آف لا. واٹ ایور ہی سیڈ ہی ڈڈ اٹ. تو ان کے بعد وہ جرم ختم تو نہیں ہوا, لیکن کہیں یہ واقعہ ہوتا تھا تو لوگ جا کے ایک دوسرے کے ہاتھ پیر جوڑتے تھے کہ خدا کے واسطے بتاؤ نہیں, بس یہی دفعہ کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ اگر یہ کتاب, یہ ایڈیٹوریلز جو ہیں, اٹس جسٹ ون نیوز پیپر ان وچ دیز ایڈیٹوریلز ور ریٹن اینڈ دیٹ واز ریجنل ٹائمز آف سندھ. ریجنل ٹائمز آف سندھ. لیکن سندھ کا جو تعارف انور پیرزادوں نے اسٹار میں, اس زمانے میں اسٹار بہت پاپولر ایوننگ پیپر تھا, اس میں ان کے مسلسل آرٹیکلز آتے تھے, اینڈ دیٹ واز لائک اے ونڈو اوپننگ ٹو دا ریسٹ آف دا کنٹری. یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ, یو وانٹ ٹو نو سندھ, read this, and that was like window opening to rest of the people who wanted to know Sindh. جیسے بھی اعجاز نے کہا کہ جی ایک بڑا عجیب قسم کا تاثر لوگوں میں پھیلایا گیا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے اور کیوں لکھتے ہیں اور کس طرح لکھتے ہیں. تو یہ جو گیپ تھا وہ فل کر رہے تھے. He was filling up that gap, bringing the people closer, wanted them to know what he was talking about. سو یہ جو آپ کو یہ فرق نظر آتا ہے وہ اس طرح سے کہ he was having a different treatment as far as the concerning of writing the editorial was concerned. Yes. میں یہاں رکتی ہوں, آپ اپنا دوسرا سوال. جیسے میڈم نے ونڈو اوپننگ کی بات کی تو محمد حنیف کا ایک کمنٹ تھا کہ پری گوگل زمانے میں جب گوگل نہیں ہوا کرتا تھا تو انور پیرزادہ سندھ کے حوالے سے ہمارے لیے گوگل ہوا کرتے تھے. اچھا اعجاز, انور پیرزادہ کی جو صحافت ہے اس میں ہمیں مزاحمت اور بہادری کا عنصر بہت حاوی نظر آتا ہے. اپنی بہادری اور مزاحمت کی وجہ سے MRD میں وہ جیل بھی گئے, اور بے نظیر نے بھی جو اس کتاب کا بیک ٹائٹل پہ بے نظیر کا کمنٹ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ MRD کے دوران جب صحافی ہم سے انٹرویو کرتے ہوئے ڈرتے تھے تو انور ہی تھا جو ہم سے انٹرویو کرتا تھا اور اس کو بہت قیمت بھی چکانی پڑتی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک صحافی کے لیے کیا بہادر ہونا ضروری ہوتا ہے؟ میرے خیال میں کہ اس بات کو میں اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دو بہت بڑے ایگزسٹینشلسٹ تھنکرز تھے فرانس میں, البرٹ کامو اور سارترے. کامو تھوڑا ڈفرنٹ قسم کا ایک آرٹسٹک ٹائپ اور بہت لبرل اور باغی قسم کا, لیکن سارتر جو ہے وہ بہت کمیٹیڈ, بہت لوگوں کی حمایت کرنے والا, اینٹی امپیرلسٹ, سادراج دشمن, ایک عظیم قسم کا مفکر تھا. تو کسی نے ان سے انٹرویو میں پوچھا تھا کہ آپ کے خیال میں کارل مارکس وہ فلاسفر ہے یا انقلابی؟ تو اس سوال پر سارتر بہت خفا ہو گئے. انہوں نے کہا تھا کہ کیا مطلب, کیا ایک انقلابی جو ہے وہ فلاسفر نہیں ہو سکتا, یا ایک فلاسفر کو انقلابی نہیں ہونا چاہیے؟ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ, آپ کا سوال جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, سوال کو درست کریں. ٹھیک طرح سے یہ صحافت ان لوگوں, ابھی تو ہماری صحافت میں مجبور لوگوں کی بھرتی جاری ہے, لیکن پہلے صحافت جو ہے ایک خواب ہوا کرتا تھا, اور صرف بہادر لوگ ہی اس میں آیا کرتے تھے, خواب دیکھنے والے, خواب دکھانے والے, آدرشی لوگ, جو جن کے دل میں کچھ ہوتا تھا لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے, وہ لوگ صحافت میں آیا کرتے تھے. اور ان کو پتا تھا کہ اس میں پیسہ نہیں ہے, اس میں پاور نہیں ہے. ایون صرف مشرق کی بات نہیں ہے, مغرب میں بھی ایک بہت عظیم رائٹر ہے, تھی ابھی ہے, مطلب رائٹر کو نہیں کہنا چاہیے کہ تھی, شی از
ओरियाना फ्लाची, उन्होंने एक नावल लिखी थी, बहुत मुख्तसर नावल थी लेकिन बहुत बेहतरीन नावल थी, अ लिटिल चाइल्ड नेवर बॉर्न। उसमें वो अपने आप अपने शोबे के हवाले से अपने बच्चे से अपना तारुफ करवाने के हवाले से कहती हैं कि मेरे बच्चे, अब तुम्हें पता है तुम्हारी माँ एक जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट एक बहुत पेनफुल प्रोफेशन है, तो ये एक पेनफुल प्रोफेशन रहा है हमेशा से। लेकिन अब तो ये इसकी सूरत क्या हो गई है आप भी जानते हैं, हम तो इस प्रोफेशन में हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन अनवर पीरजादो जैसे लोग, उन्होंने सहाफत को अपनाया ही इसलिए कि जब वो सियासी किरदार जो वो पार्टियों में अदा नहीं कर सकते थे, उन्होंने जर्नलिज्म में आकर अदा किया और एक तहरीक उठाई, उन लोगों को आवाज़ दी जिन लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा था, उन मसाइल को जैसे मैडम महताब ने कहा उजागर किया, तारीख को फिर से दिखाया और उसके खतूत फिर से इस्तेमाल किए, फिर से बताया कि क्या गलत फहमियाँ हैं, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्यों हम पर आप गलत इल्ज़ामात के हवाले से गलत तारुफ क्यों मुसलत कर रहे हो हम पर। तो एक सहाफ़ी जो है जब तक वो बहादुर नहीं है वो सहाफ़ी नहीं है। शुक्रिया अच्छा। अनवर पीरजादो के यहाँ ह्यूमन राइट्स का इशू बहुत वाज़ह मिलता है। उन्होंने सारी उम्र इंतहा पसंदी के खिलाफ गुजारी, उस पे खिलाफ जदोजहद करते हुए गुजारी। एक उनका पैराग्राफ है, इसमें एक एडिटोरियल है, ब्रावो अस्मा जहांगीर एंड हर मैराथन। उसका ओपनिंग पैराग्राफ एज अ फ्लेवर में शेयर कर रहा हूँ। दोज हु आर ट्रेंड सेटर्स इन सोसाइटी ऑफर सैक्रिफाइसेस, they go for innovations, introduce novelty in trends, create ever new theories and establish traditions that are unheard and not easily acceptable in society. But with the passage of time, the masses recognize such acts as historic traditions and follow them generation by generation religiously and with fervor. तो मैडम ये जो उनकी इंसानी हुकूक के हवाले से जो स्ट्रगल थी, जो औरतों के हवाले से जो वो लिखते थे, इन्हीं एडिटोरियल्स में एक जो कैदी औरतें हैं उन पर एक एडिटोरियल है, जो हुदूद ऑर्डिनेंस है उस पर जो उन्होंने औरतों के हवाले से बात की है, तो उसके उनके इस रोल पे आप रोशनी डालें कुछ। देखिए, एक आदमी जो है वो अपनी तहरीरों से पहचाना जाता है, अपनी सोच को वो इंटरप्रेट करता है, जो उसकी ज़िंदगी का वतीरा होता है वो उसके अपने चलन में भी नज़र आता है, उसकी तहरीरों का भी हिस्सा बनता है। तो हमने ये देखा कि जो चीज़ वो लोगों को बताते थे, प्रीच करते थे या कहते थे कि ये होना चाहिए, मुझे ज़ाती तौर पर ये पता है कि उन्होंने अपने घर से शुरू किया। अगर वो ये कहते थे कि औरतों का पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, तो उन्होंने अपने घर में पहले अपने बहनों को पढ़ाया। And not only this, but the sister who got the degree, she became the teacher and then the head teacher in that same village. They did not travel to come to Hyderabad or Karachi. And Bandeji, a very small village, which is close to Mohenjo-daro's के जो आसार कदीमा हैं, और वो उस छोटा सा गांव है, उसको अभी अगर आपने कभी पढ़ा उसको लिटिल मास्को कहते हैं। Why? Because the people of that small village were trained, made studies, उस ज़माने में लेफ्टिस्ट बहुत होते थे, तो जी कम्युनिस्ट तहरीकें, सोशलिस्ट तहरीकें, इस तरह की तहरीकें। तो ये शख्स जो था उसने एक बेड़ा उठा लिया था कि अपने पूरे घर को, गांव को, रिश्तेदारों को वो इंट्रोड्यूस करेगा जो नए ट्रेंड्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी सोशलिज्म पर चल पड़े या कम्युनिज्म को अपना ले, बट इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द न्यू ट्रेंड्स। और न्यू ट्रेंड्स में जो उस वक्त के गालिब तहरीकें थी वो सबके सामने थी। तो वहाँ से जो वो लोग निकले हैं, उनके अपने भाई बहन या बच्चे, वो इन ख्यालात के साथ बाहर आए। औरतों के लिए आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं कह रही हूँ कि वो चीज़ उन्होंने अपने घर से शुरू की, और बहन थी इनकी जो बेहश्त खातून, वो हेड टीचर बन के वहाँ से रिटायर हुई।
उसी छोटे से गांव में सिंधियत भी इस संगत की जो थी वो ब्रांच वहाँ कायम हुई फर्स्ट टाइम औरतों की, और वहाँ गांव की औरतें छोटी मोटी जो शायरी लिखती थी, जो अपने मज़ामीन लिखती थी, एक दूसरे को सुनाती थी, वो प्रिंट भी हुए. तो दिस इज हाउ ही यूज्ड टू एनकरेज देम. This is how he was interpreting the poetry of Shabdati Bhitai. Shabdati Bhitai was the great proponent of women liberation. अगर इस ज़माने में आप बात करें, all his surahs, the chapters, बाब जो है, अबवाब जो है, each chapter has been named after a woman. After the woman's name comes first and then men. Mumal Rano, Leela Chanesar, Suhini Mehar, except one, this Umar and Marui. मेरे ख्याल में उमर को उन्होंने थोड़ा सा लिवरेज ये दिया कि उसने फिर ज्यादती नहीं की, उठा के तो ले गया था. मारुई को जो कहानी, जो फोक टेल है, कि उसको गाँव, वो शी वॉज प्रिटी वूमन, और वो खूबसूरत लगी तो बादशाह साहब जो थे वो उठा के ले गए कि भाई शादी करो मेरे साथ. बट दिस वूमन वॉज सो उसने कहा कि जी नथिंग डूइंग, मुझे ना तुम्हारे ये ऐश व इशरत चाहिए, ना मुझे तुम्हारा महल चाहिए, मुझे तो तुमने तो छोटे से गांव में छोड़ाओ जहाँ की मैं पैदावार हूँ, जहाँ बारिशें बरस रही होंगी, जहाँ मेरे लोग जो हैं वो आसमान की तरफ तक रहे होंगे, जहाँ सावन की घटाएं आई हैं, मैं तुम्हारे पास कैद हूँ. तो किस खूबसूरती से उन्होंने पोर्ट्री किया है. तो देन उसका स्टेडफास्टनेस देखने के बाद उमर रियलाइज that it is not fair to keep a woman like this. तो वो लोई लेकर आता है. लोई मीन्स कि आप सर ढकें, और वो एहतराम की एक निशानी होती है कि आपने एक औरत के सर पे जब चादर डाल दी तो वो बहन की तरह समझी जाएगी, और वो उसको फिर उसके घर जाने की इजाज़त देता है. तो शायद इसी चीज़ को देखते हुए शाबदुलती भिटाई ने एक मर्द को भी खराज तहसीन पेश किया कि तुमने बहुत नेकी का काम किया. तो women have been the focus of Anwar Pirzado's writings. Practically, personally, his writings, his editorials, everything you would find, he will take these issues close to his heart, consider all these issues close to his heart, and you will find so many things which are actually depicting his thinking, and he is imagining Sindh with progressive women around, doing their job and not being actually pushed ahead, or not utilize them as a very the pillars of society, or a very necessary factor to produce something positive and to take the society to a very positive path. जी, तो मैडम आपने भिटाई का जिक्र किया तो मुझे अपने दोस्त और मायना साफ़ी हसन मुश्तबा का एक जुमला याद आता है कि अनवर पीरजादो के भिटाई और अनवर पीरजादो की सिंध में औरत पर जुल्म की गुंजाइश निस्ता है. तो एजाज, आप खुद भी शायराना नसर लिखते हैं, तो अनवर पीरजादो के यहाँ जो हमें सहाफ़त और अदब का एक मिलाप मिलता है, एक ब्लेंड मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं कि अनवर पीरजादो के अक्सर एडिटोरियल्स भिटाई के बैत पर ख़त्म होते हैं, और उनके और मज़ामीन जो सिंधी में हों चाहे अंग्रेज़ी में हों, वो उनका उन्वान किसी भिटाई के बैत से होता है, और उनकी जो राइटिंग है उसमें भी वो शायराना नसर है. तो आप इस अदब और सहाफ़त के मिलाप को किस तरह देखते हैं? अमर, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मुझे एक बात की कमी महसूस हो रही है, और वो ये कि अनवर के हवाले से हम इस तरह बात कर रहे हैं जैसे क्योंकि हम ये महसूस कर रहे हैं कि सारे दोस्त हमारे वही बैठे हुए हैं जो अनवर को बिल्कुल जानते हैं, हर हवाले से जानते हैं, ज़ाती हवाले से, समाजी हवाले से, अदबी हवाले से, सहाफ़ती हवाले से. लेकिन इस हाल में हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो अनवर को उस तरह से नहीं जानते जिस तरह से उसको हम जानते हैं. तो मुझे एक थोड़ी सी सेशन ख़त्म होने वाला है, मुझे इजाज़त दे कि मैं चंद अल्फाज अनवर के हवाले से उनका जो तारुफ है वो करवाना चाहता हूँ. एक उनका गांव बलड़े जी है,
बल्लेजी जो है वो मोहनजोदड़ो से बिल्कुल मुत्तसिल है। एक मुश्किल से 1-2 किलोमीटर का फासला है और बीच में दरिया है, तो इट्स अ लिटिल विलेज। वहाँ से निकलने वाला लड़का आर्मी में गया, लेकिन वो एक हिस्सा था नौजवान शुरू से। वहाँ पर उस वक्त मशरकी पाकिस्तान, इस वक्त के बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा था, जो जुल्म हो रहा था, वो खतूत के हवाले से शेयर कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, कि हम पाकिस्तान को बचा नहीं रहे, हम पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। ये जो फौजी जनता है, ये पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तब्दील कर रही है, ये लोगों को ख़त्म कर रही है, ये इंसानी हकूक़ की शदीद तरीन पायमाली कर रही है। तो इन खतूत के हवाले से उन पर मुकदमा चला, उन्हें फौज से निकाला गया। तो वो इस तरह से एक रेबल आदमी, अभी वो फौज से निकाले गए, फौज से निकाले जाने के बाद वो जैसे ही फौज से निकले, ही became very much active in कम्युनिस्ट पार्टी। उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी में जाने का मतलब ये है कि आप मक्तल में जा रहे हैं, तो पार्टी नहीं थी। इसलिए फैज ने कहा था, ऐसे नादामी न थे जान से गुजरने वाले, ना से हो बिन दिगरो राह गुजर तो देखो। वो ऐसी राह गुजर थी। वो कम्युनिस्ट पार्टी में शरीक नहीं हुए, वो इक़्तिदारी पार्टी में, हालांकि नेप बहुत अच्छी पार्टी थी, नेशनलिस्ट लोग भी थे, काम का काम भी हो रहा था, खेल का खेल, मिठाई की मिठाई, शराब का शराब, सब कुछ था, लेकिन वो नेप में शामिल नहीं हुए, वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए, वो हसन नासिर की पार्टी में शामिल हुए, वो सुबह ज्ञान चंदानी की पार्टी में शामिल हुए, वो उन लोगों की पार्टी में शामिल हुए जो बहस पर यकीन नहीं रखते, लेकिन मुस्कुराते हुए सूलियों पर चढ़ जाते हैं, वो लोग। तो उन लोगों के साथ उनका ताल्लुक आखिर तक कायम रहा। लेकिन जब ये दुनिया बिखर गई, जब कैपिटलिज्म ने अपने जलवे दिखाए और तारीख का एक बहुत बड़ा सदमा, बड़ा हादसा हुआ, सोशलिस्ट ब्लॉक नीचे चला गया, तो उस वक्त उन्होंने पॉलिटिकल फ्रंट को कमजोर देखते हुए सहाफती फ्रंट में शमूलियत अख्तियार की। ही वाज द जर्नलिस्ट जिन्होंने MRD मूवमेंट की वो रिपोर्टिंग की कि ये जेल में चले गए, उनको कैदी बना दिया। मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ वो लाइन जिसके हवाले से अनवर पीरजादे को जनरल जिया की हुकूमत ने जेल में डाला। उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि मेरे सामने कुछ ट्रकों में बर्फ। एजाज वो जुमला में एज इट इज यहाँ पढ़ देता हूँ। अॼु सुबुह थींदे ई रोहिड़ी शहर जी बर्फ़ खपी वई आहे। अॼु सुबुह थींदे ई रोहिड़ी शहर जी बर्फ़ खपी वई आहे ऐं रोहिड़ी शहर मां गुज़रंदड़ नेशनल हाईवे ते ॾखण खां उतर ॾांहुं फ़ौजी ट्रकूं गुज़री रहियूं आहिनि ऐं हर ट्रक जे पोयां रत जा टेपा रोड ते किरी रहिया आहिनि। और अकबर ने लिखा कि ये जो खून की धारा है, जो लकीर बनी है रोड पर, ये बहुत दूर तक जाएगी। अगर आज अनवर होते तो आज वो देखते कि जिस जमहूरियत के लिए लोगों ने गोलियां खाई, जिस जमहूरियत के लिए लोगों ने अपनी जवानियां बुढ़ापे में ढलते हुए देखी, जिस जमहूरियत के लिए उन्होंने हर किस्म की तकालीफ बर्दाश्त की, आज उस जमहूरियत का क्या असर हो रहा है, उस जमहूरियत के नाम पर क्या तमाशा हो रहा है। तो उनमें ज्यादा गुस्सा आता, वो ज्यादा एंग्री हो जाते और वो अपना रोल फिर से बड़ी ताकत और हिम्मत से अदा करते। तो उनकी सहाफत में ये। और दूसरी बात है कि आप उनकी तस्वीर देखेंगे, अब जरूर देखिएगा कि वो सिर्फ मेंटली खूबसूरत नहीं थे, वो फिजिकली खूबसूरत भी थे। मेरे अरब शायर है निज़ार काबानी में रात को महसूस कर रहा था कि अगर अनवर क्लीन शेव होते तो वो निज़ार काबानी जैसे नजर आते। निज़ार काबानी ने लिखा था
कि when a beautiful woman dies, earth loses balance and poetry becomes unapplied. तो जब कोई खूबसूरत औरत मरती है तो धरती अपना तवाज़ुन खो देती है, चांद 100 साल शोक का ऐलान करता है, शायरी बेरोजगार हो जाती है. लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर जब एक खूबसूरत मर्द मरता है तब भी धरती तवाज़ुन खो देती है और चांद शोक का ऐलान करता है. शुक्रिया. तो फिनिश बस आखिरी बात ये कि अदब और वो बेसिकली एक हिसास आदमी थे, अदीब थे, पर्दे वाले थे. अभी तो हमारी सियासी कारकुन और किताब दो मुतज़ाद चीज़ें हो गई हैं. लेकिन जब हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के कारकुन जेल में जाया करते थे, उनको पहली बात उनको किताबों की लिस्ट वो फराहम करते थे कि हमें खाने पीने की चीज़ें मत देना भाई, हमें ये किताबें देना, अब ये हम यहाँ आराम करेंगे और मुताला करेंगे. तो ये मुताले वाले इंसान थे, अदब से आए थे, इसलिए इनके राइटिंग में अदब की खुशबू थी. जी बिल्कुल, इनकी राइटिंग में अदब की खुशबू है. हमारे पास टाइम मुख्तसर है. मैं आखिर में मैडम से बस मुख्तसरन ये पूछना चाहूँगा कि जैसे अनवर पीरजादा की राइटिंग्स में सजेशंस हैं, एक ख्वाब हैं जो उनकी तहरीरों में सोए पड़े हुए हैं, उनको ताबीर कैसे मिलेगी और उनके पैगाम को किस तरह फैलाया जाए? ये पैगाम फैल ही रहा है ना, इतने लोग सुन रहे हैं. और बात ये होती है कि जब कोई किताब की लॉन्च होती है तो वो लोग सोचते हैं कि भाई चलो लॉन्च हो गई, लेकिन ये किताब हम क्यों पढ़ें? वाई शुड वी रीड दिस बुक? This is editorials written maybe 5 years back, 10 years back. So what is the use of these writings? But I bet it. You read this book, and why it is necessary to read? Because actually whatever topics he written on are still the same. This is the tragedy of this country. आज भी वो मौज़ूआत वैसे के वैसे जिंदा हैं जिन पर उन्होंने लिखा है, और उसको जब आप देखते हैं तो आप उसको रिलेट कीजिए आज के ज़माने से, तो आपको ये महसूस होगा कि ये तो आज की दास्तान है, ये तो आज की रूदाद है. जब वो लिखते हैं मंशूर के ऊपर और ये लिखते हैं कि जी इट इज़ दी मर्डर केस, हमल झील पर जब उसको जहरीला पानी मिला दिया गया, तो सेम उसने मंशूर के ऊपर जो लिखा है वो खूबसूरत झील, जिसे मुझे आज भी वो डॉक्यूमेंट्री याद आती है जो उबैदुल्लाह अलीम साहब ने बनाई थी. ब्लैक एंड वाइट टीवी का ज़माना था. क्या हसीन वो डॉक्यूमेंट्री थी मंशूर के ऊपर, जिसमें कमल के खिले हुए फूल थे, जिसमें उड़ते हुए परिंदे थे, जिसमें जिनको हम मुहानी कहते हैं, जो मछेरे, उनका अपना एक कल्चर है. वो वही घर किनारों पे घर बने हुए, कश्तियों में उनके घर बने हुए, वहीं वो पैदा होते, वहीं ज़िंदगी गुजारी, वहीं उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन उसको झील को नहीं छोड़ा. आज वो झील जहर आलूद झील बन गई है. RBOD का पानी जो भी है वो उसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झील मर गई है. अब उस झील पर जो उनका कॉलम है और जो हमल लेक जो, तो कहते हैं कि इट्स अ मर्डर केस. आपकी जब झील मर जाती है तो आपकी एक तहजीब मर जाती है. इस वक्त आपको वो जो मछेरे हैं जो उनके किनारों पर रहते थे और जो उनका कल्चर था, दैट कल्चर इज गॉन, वो मर गया. वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उससे से मांग तांग से काम चला रहे हैं, उनको कोई काम नहीं आता दूसरा. तो यू हैव किल्ड अ कल्चर. लेकिन इसमें जो टॉपिक्स हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? वो किताब इसलिए पढ़नी चाहिए कि एक तो ये तारुफ है आपके पूरे मुल्क के हालात का, जो पॉलिटिकल हैं, जो सोशल हैं, जो कल्चरल हैं, और जो बिल्कुल ही नए हैं और आज भी ज़िंदा हैं. मैं 2-4 टॉपिक्स पढ़ देती हूँ आपसे. देखिए कि उन्होंने किस किस चीज़ पे लिखा है. उन्होंने लिखा है टाइम इज़ गॉन, सो आप खुद देख लीजिएगा. बट देर आर मोर देन आई थिंक मोर देन 50 or 60-70 टॉपिक्स विच ही इज़ रिटन ऑन टाइम, क्योंकि हमें इसकी पाबंदी करनी है. मुझे खुशी इस बात की है कि ये हॉल इस वक्त 2-3 जनरेशन्स पे मबनी है. पहली वाली जनरेशन या अनवर पीरजादा वाली जनरेशन, द मिडिल जनरेशन एंड नाउ द यंग जनरेशन. तो ये जो मुकालमा है
ये ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। आप लोगों के लिए एक राह है इसमें, आप मसाइल को समझें जो उन्होंने उनको पॉइंट आउट किया है, हल भी दिया है, और जो यंग जनरेशन है वो हल की तरफ जाएगी। हम तो रोना धोना करके चले जाएंगे, लेकिन आपको ये बेड़ा उठाना है कि इसको आप किस तरह से सॉल्व करते हैं। बहुत शुक्रिया। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। और बुक्स जो हैं वो लिबर्टी हॉल और दानियाल पे अवेलेबल हैं, यहाँ भी बैक साइड पे अवेलेबल। समय ही कार्रवाई ॿुधी कराची लिटरेचर फेस्टिवल जे आख़िरी ॾींहं ते सिंधी ॿोलीअ जे नाले वारे सहाफ़ी लेखक कालम नवीस जे अंग्रेज़ी एडिटोरियल ते ॿधल किताब अनवर पीरज़ादे साहब जे एडिटोरियल ते ॿधल किताब दी एडिटोरियल्स जी महूरत हुई ऐं अनवर पीरज़ादे जी शख़्सियत ते नाले वारे सहाफ़ी एजाज़ मंगी ऐं साइण महताब राशतीअ तफ़सीली ॻाल्हायो। हिन रिपोर्ट जी पुॼाणी ते पंहिंजे मेज़बान आजिज़ जमाली खे मोड़े जे मां कराचीअ खां ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन